हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त के बारे में, जिन्हें खुसूसी तौर पर सदर की सिफारिश पर इजाज़त मिली बैरून मुल्क जाने की। क्या हुआ, वापस आए नहीं आए, गए तो कैसे गए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक बड़ी अहम मामले पर, वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मामला। आप सुनकर हैरान होंगे कि 1000 से ज़ायद ऐसी फ़्लाइट्स थी जिनमें पूरे जहाज़ के ऊपर पूरे जहाज़ में सिर्फ एक मुसाफिर था या 2 मुसाफिर थे। ये कौन से लोग थे, खुशकिस्मत या खुश नसीब या बदनसीब, इसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद में सीरिया के झैली इदारा है DMA, उसने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। और इसी हवाले से जो एक इस्लामाबाद का इलाका है सैदपुर विलेज, सैदपुर का इलाका है, वहाँ पर कुछ ऑपरेशन किए गए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आसिफ कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। एजाज आप कैसे हैं? यार मैं तो ठीक हूँ। तो बाकी बताएं, क्या खबर क्या है आपके पास? खबर तो आसिफ एक वाक़या है, खबर तो नहीं है उस तरह से, लेकिन खबर है भी। आसिफ हमारे जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी, ये इनकी ना एक खूबी बड़ी मशहूर है। खूबी इनकी मशहूर ये है कि जिसके दोस्त हैं ना, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए ये उनकी दोस्ती निभाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते जरदारी साहब। और ये आज की बात नहीं है, ये जरदारी साहब जब इनिशियली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शादी हुई थी, ये पावर में बेनज़ीर आई थी, दूसरी दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पावर में आई, ये जेल में जाते रहे और ईच टाइम अपने दोस्तों के साथ इनकी यारी जो है ना वो बड़ी बड़ी मशहूर है। जेल में गए तो जेल में दोस्तियाँ जो बनी, फिर जब आज़ाद होकर सदर बन गए, पहली दफ़ा जब सदर बने तो कई ऐसे लोग हैं जिनकी जेल में सज़ाएं उन्होंने सदर बन के माफ़ की, भूले नहीं। हमारे सियासतदान तो आपको पता है, या इवन पावर में लोग जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, जरदारी साहब नहीं भूलते। हुआ ये है आसिफ कि जरदारी साहब के एक बड़े करीबी दोस्त हैं, उनका नाम डिनशा एंकल सारिया है, ठीक है, गालिबन पारसी कम्युनिटी है, कराची में होते हैं ये। इनके ऊपर जरदारी साहब के हमरा गैलेक्सी कम्युनिकेशंस का एक केस है, जो कि नैब में उस केस के ऊपर तफ्तीश हो रही है। और आपको आसिफ पता है ना कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जरदारी साहब के ख़िलाफ़ केसेस आज भी पड़े हैं, क्योंकि अब सदर बन चुके हुए हैं, सदर को इम्यूनिटी हासिल होती है, इसलिए उन केसेस के ऊपर हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन वो द केसेस आर वेरी मच देयर। एक बहुत बड़ा केस था जो साल 2015 में शुरू हुआ था, वो फेक अकाउंट्स केस। जरदारी साहब को आपको पता है इसके ऊपर गिरफ़्तार भी नैब ने किया और हंसते मुस्कुराते जरदारी साहब ने गिरफ़्तारी दी थी। अब ये जो गैलेक्सी कम्युनिकेशंस के इनके जो दोस्त हैं डिनशा, इन्होंने इनकी फैमिली में एक शादी थी और इन्होंने मिडल ईस्ट में ट्रैवल करना था। नाम उनका था पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में, और जो ट्रैवल एडवाइजरी जो आती है वजारत दाखिला में, इनका नाम ECL में बाज़ाब्ता डला जी हुआ जी था, ECL हैं और इनका नैब ने भेजा था। अब आसिफ होता ये है ना कि एक जगह नाम नहीं डालते, 2-3 जगहों पे डाल देते हैं, ठीक है। तो ECL पे भी इनका नाम था, PCL पे भी नाम था, PNIL के ऊपर भी नाम था, सारी जगहों पे। तो नाम किसकी सिफारिश पे डले हुए थे? नैब की सिफारिश पे डले हुए थे। तो जरदारी साहब ने नैब के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात की, उनसे रब्ता किया, या जिसे कह लें कि कम्युनिकेशन की। उन्होंने बताया कि जी मेरा एक दोस्त है, उसके ऊपर आप इजाज़त दें, वो बैरून मुल्क जाना चाहता है और मैं आपको बताता हूँ कि वो आ जाएंगे। अब ये देखें, एक मुलज़म हो नैब का, उसके बारे में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रब्ता करें और ख़त लिखें या वर्बल कहें, और फिर नैब के जो चेयरमैन हैं नज़ीर भट्ट साहब, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा जी ठीक है इनको जाने दें, यानी कि उन्होंने मुतलका जो भी इदारे थे वहाँ पे कन्वे कर दिया कि जी डिनशा जो है इन्होंने बाहर जाना है, इनको दें। एक होती है चीज़, उसे कहते हैं OTP, वन टाइम परमिशन, ठीक है।
ये जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट के ऊपर होता है किसी भी सेक्शन में, तो OTP जो है वो होती है वन टाइम परमिशन। तो इन्होंने 5 अगस्त से 30 अगस्त तक वन टाइम परमिशन इनको डिनशा को दे दी। अब डिनशा का जो बिजनेसमैन है बड़े, इनका आस्पेक्ट याद रख लें कि ये जो मलिक रियाज हैं वो भी को अक्यूज़ड में है डिनशा के। मलिक रियाज हुसैन, आसिफ अली जरदारी साहब, ये को अक्यूज़ड हैं, सारे इकट्ठे हैं। खैर 7 अगस्त को मिस्टर डिनशा फ़्लाइट लेने पड़ते हैं, तो उन्हें रोक लिया जाता है। आपको पता है रोकता कौन है यहाँ पर? रोकते तो फिर आपको पता है ना, फिर रोक लेते हैं लोग, बड़े पावरफुल लोग हैं हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो रोक लेते हैं। उन्होंने रोक लिया, उन्होंने फिर कहा कि जी मुझे तो रोक लिया है। तो फिर हमें पता लगा कि फिर दोबारा टेलीफोन खड़क गए और जो पावर के आला तरीन कॉरिडोर्स हैं वो हिल गए, और फिर उन्हें बताया गया, जरदारी साहब जो हैं सदर साहब, वो कहते हैं कि बंदा वापस आ जाएगा। फिर उनको जाने की इजाज़त मिल गई और वो चले गए। उन्होंने अपनी फैमिली में गालबन उनके बेटे की शादी थी, गालबन उनकी फैमिली में उनके बेटे की शादी थी, तो वो अटेंड की और फिर 28 से 29 अगस्त को वो खैर खैरियत से वापस आ गए। तो यानी कि वन टाइम परमिशन जिसकी गारंटी या जिसकी सिफारिश सदर आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, वो जाते हैं बाहर और आ जाते हैं। लेकिन अगर आसिफ आपका नाम ECL पे हो और आपका कोई दोस्त सदर ना हो, तो फिर क्या आपका क्या बनेगा? तो ये जो डिनशा साहब हैं, इनके बारे में कहा जाता है, पहले हमने यहाँ कहा था कि बड़े ताकतवर लोगों के फ्रंट मैन हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने एक बात की कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो दोस्तों के दोस्त हैं। मैं आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको सन 2000 में कवर करता था जी जी, मुझे पता है जी। और मैंने उन्हें 2004 तक एहतसाब अदालतों में, 3 के बाद भी 4 के शुरू तक मैंने उन्हें कवर किया। एजाज़ आसिफ अली जरदारी हमारी क्योंकि राय एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। जी हाँ जी। मैं एहतसाब अदालत के उनके बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनको मुड़ के उन्होंने नहीं पूछा, और वो उन्हें दोस्त समझते नहीं होंगे। नहीं, उन्होंने कहा आप मेरे दोस्त हैं और दिन फिरेंगे तो हम आपको जो है वो याद रखेंगे। ये बातें वैसे राजा आतिफ जुल्फकार नहीं, हमारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनके साथ भी जरदारी साहब की बड़ी बहुत अच्छी थी। हमारे और राजा आतिफ जुल्फकार आई एम नॉट टेलिंग अबाउट आतिफ जुल्फकार साहब, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साफ़ी तो जाते इसलिए थे कि जरदारी साहब से दोस्ती हो जाए, ठीक। लेकिन जरदारी साहब जिन दोस्तों को याद रखते हैं वो दोस्त होते हैं जो उनके कारोबारों में या जिनके साथ उनके मामलात के अंदर वो चलते हैं। मैं ऐसे और बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। आपने तो एक नाम ले लिया, मैं मुनासिब नहीं समझता नाम लेना। वो लोग अपने जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने असूलों के साथ गुजार रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छी ना भी गुजार रहे हों, लेकिन जरदारी साहब के वो बड़े मुरीदैन में से थे, बड़ा उन्हें छापते थे। नहीं, आतिफ जुल्फकार भी देखें बड़ी ऑनरेबल ज़िंदगी गुजारा, उसने कभी नहीं ईवान सदर में रब्ता कभी किया। सुल्तान शाह साहब हैं हमारे, सुल्तान शाह, आप देख लें, जरदारी साहब तो कहते थे मेरा यार है। आसिफ दोस्त पता है कौन से होते हैं? जो आपकी ज़िंदगी में रेलिवेंट रहते हैं। और आपकी ज़िंदगी में रेलिवेंट का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो जो आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ होती हैं ना, दौलतमंद दोस्त हों या गरीब हों, आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी रहते हैं। तो जिन लोगों को आप कहते हैं ना कि जरदारी साहब ने इग्नोर कर दिया, जरदारी साहब ने उन्हीं को इग्नोर किया जिनको वो प्रायोरिटी देते ही नहीं थे, अपनी ज़िंदगी में जिनकी रेलेवेंस नहीं थी। तो जिनकी रेलेवेंस थी वो आज भी हैं, जिनकी रेलेवेंस नहीं थी वो नहीं है। आप ये बताएं आसिफ के, यार मैं तो हैरान रह गया कि तकरीबन 1100 फ्लाइट्स हैं ऐसी जिन पे 2 बंदे थे और कहाँ उड़ती रही। नहीं, इसमें से पहले पूरी कहानी समझाइए एक आम आदमी की तरह। मुझे स्टोरी है, उस दुख भरी दास्तान का एक पार्ट है, एक स्टेशन की खबर है, इस्लामाबाद स्टेशन की खबर है कि 2021 से 2023 के दौरान कौमी एयरलाइन की 1118 परवाज़ें हैं। और ये ऑडिट हमें बता रहा है, ऑडिट ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, कि 1118 परवाज़ें 1 या 2 मुसाफिरों को लेके उड़ी हैं। 1 मुसाफिरों को लेके जो परवाज़ें गई हैं वो 816 थी, जिसमें 1 पैसेंजर बैठा हुआ था, और 302 परवाज़ें वो थीं जिसमें 2 मुसाफिर थे। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 2 सारा जहाज खाली। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बदतरीन मिसाल है किसी एयरलाइन के लिए। एजाज़ हम देखते हैं ना, हम इंटरनेशनल सफ़र करते हैं
अगर एयरलाइन को पता होता है हमारी बिज़नेस क्लास खाली जा रही है ना, तो वो हमें ऑफ़र करते हैं काउंटर पे कि अगर आप 50 पाउंड या 100 पाउंड हमें एक्स्ट्रा दें, हम आपको बिज़नेस क्लास दे दें। ठीक है, उसमें आप लाउंजेस नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन जहाज़ में सफ़र आप बिज़नेस क्लास में करेंगे। वो आपको पहले 2 दिन पहले मेल कर देंगे कि अगर आप $200 दे दें तो हम आपकी क्लास फ़लाँ से फ़लाँ कर देंगे, ये एक्स्ट्रा सहूलियात होंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा प्लान नहीं है, किसी यहाँ पे कोई पेन ही नहीं लेता। हर दौर में सियासी भर्ती हुई इसके अंदर, हर वजारत दिफा के नीचे भी बदतरीन भर्ती हुई इसके अंदर। जो बंदा आया उसने यहाँ पे अपने अपने हिस्से का इसमें रोल डाला, डेड वुड डाली। अब सूरत हाल ये है कि कौमी एयरलाइन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वो जो बाकमाल लोग थे वो इसमें से मिसिंग हो गए। ठीक है ना, लाजवाब सर्विस थी बाकमाल लोगों से, बाकमाल लोग इसमें से निकल गए, दूसरी एयरलाइंस में चले गए, अच्छे पैकेजेस पे चले गए। आपको पता है ना, कतर एयरलाइंस हमने शुरू की थी। नहीं, एमिरेट्स की थी। एमिरेट्स और तुर्की की एयरलाइन में भी हमारा रोल है। देखिए ना, जो एमिरेट्स का EK है ना, EK उसका कोड है, ये के कराची, के स्टैंड्स फॉर कराची जी। तो खैर एजाज बात ये है, अभी हम अपना तो रोना रो लेना, वो तो कभी दिन थे। अभी मसला ये है कि आप सोच सकते हैं कि किसी इदारे का PR डिपार्टमेंट सहाफ़ियों को ब्लॉक करे। PIA के अंदर इतनी डेड वुड है, इसका जो तर्जुमान है इवन वो साहब जो हैं किसी के फ़ोन का जवाब नहीं देते, मैसेज करें तो उन्हें घंटों जवाब नहीं आता। सोशल मीडिया पे उन्होंने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। एयरलाइन का अमला इतना बदमिजाज है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं आपके मिडल ईस्ट के अंदर, या अब तो यूरोप शोरोप बंद है फ़िलहाल, तो ये झूठी खबरें आती हैं कि खोल दिया, ये कर दिया। कोई एक जहाज़ नहीं उड़ा, पहले कहते 14 अगस्त को जाएगा, फिर कहते 16 को जाएगा, कोई जहाज़ नहीं उड़े अभी तक। वो भी सारा वो बड़ा ड्रामा लगाया गया जी, इजाज़त होगी, इजाज़त होगी, इजाज़त होगी है, तो जहाज़ क्यों नहीं जा रहे अभी तक? जाने चाहिए थे इंग्लैंड, कोई नहीं जा रहे अभी तक, फॉर्मली वो चीज़ें ही नहीं। वो कह रहे हैं कि नए सिरे से आपका लाइसेंस होगा, और ये इतना बड़ा क्राइम था। और ये जो फ़्लाइट्स गई हैं ना, इसके ऊपर तर्जुमान से बड़ी मुश्किल से जो मौक़िफ़ लिया गया, उन्होंने कहा जी ये इसमें से ज़्यादातर जो है ना स्पेशल फ़्लाइट्स हैं। तो स्पेशल फ्लाइट, अच्छा ये दौर कौन सा है? 2021-2023 खान साहब का ये ईरा है ज़्यादा। इसके अंदर 1118 फ़्लाइट्स का मतलब है अगर 3 साल पूरे भी हों तो रोज़ एक जहाज़ जाता रहा ऐसा, जिसमें सिर्फ एक पैसेंजर था या 2। तो इतनी बड़ी चार्टर फ्लाइट्स का ब्रेकअप आप हमें क्यों नहीं दे रहे? आप बताएं ना, किसने इतने जहाज़, फिर तो आप अगर आपके इतने जहाज़ चार्टर बुक हो रहे हैं तो फिर तो वैसे ही आप मुनाफे में होने चाहिए। ठीक बात। तो ये हालात हैं, वैसे मैं आपको वेरी जो है ना सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और एक बात और मैं निकल जानी है इसमें से, जो सबसे बड़ा इस वक्त PIA की वजह से हम लोगों को मसाइल हो रहे हैं ना, वो क्या हो रहे हैं? हमारी एविएशन इंडस्ट्री ओवरऑल तबाही का शिकार है। कैसे? ये मैं सिर्फ एक दावा नहीं कर रहा हूँ। देखें एजाज़, आज से 5-6 साल पहले ना यहाँ पे इत्तेहाद एयर A380 लेके आया था। A380 वो जहाज़ है जिसमें पौने 700 पैसेंजर बैठता है, आज तक का सबसे बड़ा पैसेंजर एयरप्लेन है। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि 8 फ्लाइट्स हम करेंगे वीकली, वीकेंड पे 2 किया करेंगे। साथ ही हमें इत्तेहाद ने अप्लाई कर दिया कि जी 8 फ्लाइट्स हम भी करना चाह रहे हैं। 8 फ्लाइट्स 16 फ्लाइट्स, मतलब कि 1400-1500 पैसेंजर डेली का वो लेके जा रहे हैं, और 3000 वीकेंड पे वो लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम अलाउ करते। PIA ने कहा मिडल ईस्ट पे तो सारा मेरा पैसेंजर है जिन्हें हम भेड़ बकरियों की तरह लेके जाते हैं, ये एयरलाइंस आएंगी तो हमारे साथ तो जाएगा ही कोई नहीं। हमने उनको 2 जहाज़ों की परमिशन दी जिसकी वजह से वो नहीं आए। जो हमारा एक ख्वाब है इस्लामाबाद इंटरनेशनल को एविएशन हब बनाने का, उसमें PIA रुकावट, मैंने आपको बताया क्यों। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा नुकसान क्या हुआ? कोई भी जहाज़ आपकी एयर स्पेस से गुजरता है, एयर स्पेस इस्तेमाल करने के पैसे देता है, उसमें जो वो गैसेस खारिज होती हैं तो माहौलियाती आलूदगी के एक चार्जेस पड़ते हैं। हर लैंडिंग और हर टेक ऑफ के पैसे अलग हैं, पार्किंग के पैसे अलग हैं, जहाज़ कितनी देर पार्किंग पे जो आप उसको सिक्योर कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसके चार्जेस अलग हैं। हमेशा जहाज़ कोई भी उतरेगा आपसे फ्यूल लाजमी भरवाएगा, फ्यूल आप सफाई करवाएगा नए पैसेंजर बिठाने से पहले। फिर कोई हो सकता है उनके लिए कोई खाने पीने की चीज़ें जो भी आपसे लोड करे। सम टाइम जहाज़ ख़राब होते हैं, उनकी मेंटेनेंस आपसे होगी, तो पैसे ही पैसे हैं जहाज़ अगर आएगा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि ना लाएं। हम वो एविएशन, हम वाहिद मुल्क होंगे जो कह रहे हैं जहाज़ ना लाएं, क्योंकि हमारी एयरलाइन कहती है अगर ये आएंगे तो मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं तो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब ना सिर्फ ये कि PIA कौमी ख़जाने से पैसे लेके जा रहे हैं, PIA दूसरी एयरलाइंस को डिस्करेज कर रहा है। और तीसरा नुकसान क्या हो रहा है? आप सोचें कि अगर 1500 पैसेंजर दूसरी एयरलाइन लेके जा रही हो और साथ PIA भी चल रही हो, तो दुबई का रिटर्न टिकट तो मेरा ख्याल है 40,000 रुपये का हो जाएगा, जो अभी 1.25 लाख 1.5 लाख पे होता है। तो तीनों सूरतों में हमें नुकसान हो रहा है। एक तो हमारी हार्ड अर्न मनी से पैसे जा रहे हैं,
हमारी इनकम कम हो रही है, और मुसाबकत और मुकम्मल मुकाबले का रुझान ना होने की वजह से बतौर कंज्यूमर भी हम कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो मेरा तो ये ख्याल है, अभी 3 लोगों ने बिड किया हुआ है कि वो बड़ी संजीदा पार्टीज़ हैं, अल्लाह करे कि इसकी गिरफ्तारी हो और हमारी जान छूटे। बिल्कुल सही बात। आसिफ, मैं बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं आपको बताऊं, मैं आमतौर पे जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है ना, तो मैंने कभी PIA पे ट्रैवल नहीं किया। दिसंबर 2023 में मैं मलेशिया से आ रहा था, मेरी लाहौर की फ़्लाइट थी और बिज़नेस क्लास में थे मैं। आसिफ, मैं बिज़नेस क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि मुझे गलत बिठा दिया कि मतलब ना सफाई, त्यारे में सफाई नहीं थी। लेकिन टू बी फेयर, जो PIA का अमला था वो दे वर वेरी नाइस, वो एक अलग इशू है। लेकिन अल्लाह करे ये बिक जाए, जल्द अज जल्द बिके। ये मुल्क की मईशत के ऊपर वजन है ये इदारे, रेलवे हो गया, ये PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, और पता नहीं कौन कौन से इदारे हैं। ऐसे तमाम इदारे हैं। देखें, हम तो आज तक लोगों को साफ पानी नहीं दे सके, साथ हम कह रहे हैं बिजनेस भी करेंगे। हाँ, सही बात। बिजनेस अगर करना है या तो फिर आपकी बड़ी मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए। जी हाँ। फिर आप तजर्बात करते हैं, कभी किसी एयर मार्शल को लगा देते हैं, कभी किसी किस को लगा देते हैं, इसका चीफ, जिन लोगों को पता ही नहीं है, जिनका बैकग्राउंड नहीं है इसका कमर्शियल एयरलाइन का। मैंने एयर मार्शल साहब से पूछा था, तो मैंने कहा जी आपकी क्वालिफ़िकेशन, उन्होंने कहा जी मैं तो वहाँ थंडर जहाज़ मैंने बनाया, वो बेचा है। तो मैंने कहा जी इसका फाइनेंशियल हमें प्लान बताएंगे कमर्शियल एयरलाइन का, आपके पास भी है? क्योंकि उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया कि मैंने सफाइयाँ करा दी हैं, रंग करा दिए हैं, मैंने ये कर दिए। ये तो एक एडमिन के बंदे का काम हो सकता है, जो एयरलाइन का सरबराह है वो तो बिज़नेस प्लान लेके आता है। ठीक बात, ठीक है ना। कमर्शियल एयरलाइन तो ऐसे चलती है। तो खैर ये बात लंबी होगी एजाज़, लेकिन अफसोस की बात है कि कौमी एयरलाइन की तबाही में किस किस तरीके से सब ने अपना हाथ डाला। अच्छा एजाज़, एक स्टोरी आप भी बता रहे थे तजावज़ात के हवाले से CDA की, वो क्या है? आसिफ, इस्लामाबाद में CDA ने एक अच्छा काम तो ये किया कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, और होना चाहिए। तजावज़ात एक इशू है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जो सेट रूल्स हैं उनको वायलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये जो इस्लामाबाद का सबसे पुराना गांव है सैदपुर विलेज जिसे कहते हैं, सैदपुर विलेज में पिछले दिनों DMA की यहाँ पे इंचार्ज हैं खातून, डॉक्टर अनम उनका नाम है, वो गई अपने अमले के साथ, अनाउंस किया लोगों को कि 15 मिनट के अंदर आप ये जो जगह है इसको साफ़ कर दें, जो तजावज़ात हैं वो साफ़ कर दें। कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया। खैर, इन्होंने वहाँ पर बलडोज़र चलाए और लोगों के घर तोड़ दिए। अब 2 तरह के घर आए हैं बीच में। एक तो वो है जो तजावज़ात हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, तजावज़ात के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। लेकिन कुछ ऐसे घर भी आए जो बहुत पहले के यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने कहा जी नहीं, हमने सैटेलाइट इमेजरी ली है। वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने फौरी तौर पे लाइव किया। एक और साहब थे, उनको पुलिस ने पकड़ के हरासा किया। तो ये मंज़र जो एज़ वी आर टॉकिंग, ये देख लें कि किस तरीके का वहाँ पर मंज़र है। वहाँ पर मैंने कुछ 1-2 लोगों से भी बात की है, तो उनकी भी कहानी सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। तो दिखाएं जी वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर मुकामी अफराद। अच्छा, ये सैदपुर गाँव है और इन्होंने जुलाई में 11-12 से स्टार्ट किया था ऑपरेशन, और कोई नोटिस नहीं दिया था, और आके लाउड स्पीकर पे अनाउंस किया कि जहाँ जहाँ पे आवाज़ जा रही है और ये घर खाली कर दें, और साथ ही पीछे मशीनरी लगा के घर तोड़ना शुरू कर दिए, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, बल्कि जो कुछ बेवा थी उनके घर इन्होंने तोड़े। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि रियासत माँ जैसी होती है कि माँ को तब होश क्यों आता है जब लोग मर जाते हैं। सलाब आया हुआ है, अल्लाह पाक जो अल्लाह यकीन जो है उनको सब्र जमील दे, जो लोग फौत हो गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन अब उनके लिए ऐलानात होंगे, पैकेजेस, जी इतने पैसे देंगे, फलां देंगे। जब मर जाते हैं तब रियासत को, तब लोगों को क्यों ख्याल आता है? जब हम जिंदा हैं हमारे बच्चों के सामने हमारे घर गिरा दिए जाते हैं, और जब हम मर जाते हैं सैलाब की शक्ल में, अर्थक्वेक की शक्ल में, फिर हुकूमत आती है, फिर जी ओन करते हैं लोगों को, जी हमारे लोग थे, हमारे ये देहाती लोग थे, हमारे पाकिस्तानी थे, हमारे शहरी थे, तब वो सर पे हाथ रखते हैं। लेकिन जब हम जिंदा होते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से जलील करते हैं। आर्टिकल 9 में, 1973 के आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर बेघर बंदा है तो हुकूमत का काम है, रियासत का काम है उसको घर देना, तालीम देना,
ठीक है, सियत देना ये रियासत का काम है। अगर हम बैठे हुए हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा इलीगल एक्टिविटी थी कि इन्होंने बच्चों के सामने आके घर गिरा दिए और बगैर किसी रिटर्न नोटिस के? ठीक है, मेरी एज के, मैं टीचर हूँ, जानते हैं लोग मुझे, मेरी एज के लोग इस अब आके जो ना रिटायरमेंट लेते हैं और उसको ये पेंशन देते हैं, बल्कि नीचे जाएं। आप देखें ना, मैंने पहले भी बोला है, G6, G7, F6 से स्टार्ट करें, G11 तक जाएं। सरकारी लोगों को इन्होंने नौकरियां देके सरकारी घर दिए हैं। उन सरकारी क्या किया उन लोगों ने? उन सरकारी घरों को रेंट आउट किया हुआ है। वो इलीगल नहीं है। यहाँ पे एक टीचर अपने बच्चों के साथ रहता है, ये इलीगल है। यहाँ पे आके आप ऐलान करके उसको तोड़ दें। ठीक है, रियासत माँ जैसी होती है और माँ सारे बच्चों के साथ एक जैसा सलूक करती है। ऐसा नहीं होता कि जब लोग मर जाएं सिलाब की शक्ल में, अर्थक्वेक की शक्ल में, फिर उनके सर पे हाथ रखें, फिर उनको ओन करें। जब वो जिंदा हों तो उनको तकलीफ दें, हर सूरत में तकलीफ दें। मेरे ख्याल में जो है ना, रियासत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा घर था और ये सीढ़ियाँ ने डिमोलिश कर दिया। वो आए थे और उन्होंने कहा कि भाई सामान निकाल लें और हमने इसको डिमोलिश करना है। तकरीबन हमने 15-20 मिनट में सामान निकाला और उन्होंने टाइम पे तकरीबन इतना ही दिया था। और फिर उसके बाद कौन था उनके साथ, कौन लीड कर रहा था सारा? डिप्टी डीजी थी इन्फोर्समेंट डॉक्टर अनम फातिमा। तो हमने सामान निकाल लिया और फिर इस तरह से उससे पहले कोई तहरीरी आपको नहीं, नोटिफिकेशन? कोई रिटर्न नोटिस नहीं है। बस लाउड स्पीकर में बोला गया कि आप अपना सामान निकाल लें, हमने इसको डिमोलिश करना है। और फिर इसके बाद हमने सामान निकालना शुरू किया और इन्होंने डिमोलिश कर दिया। और बस देख सकते हैं आपके सामने सूरत हाल। तो आपके कितने बहन भाई हैं? अभी हम 6 बहन भाई। तो बाकी जो बच्चे हैं उनको कोई खौफ आया या नहीं आया? ज़ाहिर है उनके सामने बहुत मेंटली इफेक्ट हुआ है बच्चों पे। वो बच्चे डर से रह गए हैं। वो डोजर की आवाज़ सुनते हैं तो किसी सरकारी गाड़ी को देखते हैं और भागते हैं कि यार वो देखो सीढ़ियाँ आ गया, वो कोई सरकारी अफसर आ गया, क्या हो गया, क्या होने लगा है, पता नहीं है ये क्या खौफ व हरास है। हम नहीं जानते, पता नहीं सीढ़ियाँ क्या चाहती है। वेलकम बैक। तो आप ये देखें आसिफ कि आखिर में एक बच्चा है जिसका जो अपने घर के रबल के ऊपर बैठा हुआ है और आप देख लें कि वो कहता है कि जी हम बच्चों का भी ध्यान नहीं किया गया। इलीगल काम किसी की हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक भी करें। जो ये जो डॉक्टर साहिबा हैं, अनम साहिबा, मैं वैसे ने इनके बारे में पहली दफ़ा मेरे पास इनकी शनाख्त है कि ये टिकटॉकर हैं। बेसिकली ये टिकटॉकर है। टिकटॉक के ऊपर ये बड़ी अपनी वीडियोस चढ़ाती रहती हैं। चढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। सरकारी जो है ना प्रोटोकॉल लेना इनका बड़ा शौक़ है, चलें लें जो भी है। लेकिन यहाँ पर 3 मुख्तलिफ ओहदे इन्हें दिए हुए हैं। यानी कि हम तो वैसे इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि आप जब तक जिस ओहदे का अफसर है उसको उस ओहदे पे रखें और उसे पूरी पावर दें और वो अपना काम अच्छे तरीके से करें। वी सपोर्ट दैट। लेकिन एक अफसर जिसको आपने 3 ओहदे दिए हुए हैं और वो 3 जगहों पे सुल्तान रईत की तरह जाता है, अपनी टिकटॉक बनाते हुए जाता है। वो अलग बात है कि सरकार के पैसों के ऊपर पेट्रोल पे जा रहे हैं। आप बनाएं ना अपनी टिकटॉक, अपने पैसों की बनाएं। प्राइवेट जो बैठे हैं और बनाएं टिकटॉक, सरकार के प्रोटोकॉल के ऊपर पैसे क्यों बनाते हैं आप? 3 ओहदे लेके बैठे हुए हैं और फिर साथ ये जो बाकी काम है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ज़्यादती है। एक तो पहली बात ये है कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, बिल्कुल करें, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक करें। वी सपोर्ट दैट। और मैंने आसिफ जो दूसरी बात बताई कि 3 ओहदे लिए हुए आपने, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती है। इसको देख लें। आसिफ कुछ कहना है आपने? तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये राय है कि ये वाहिद एक बंदी हैं जो कि एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इस्लामाबाद के लिए हुआ। ठीक है, नहीं तजावज़ात के खिलाफ काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। मैं उसकी आपको एक वजह बताता हूँ। मैंने वो इस वक्त आप IJP रोड पे जहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद का संगम है, आप वहाँ चले जाएं, ट्रांसपोर्टरों से पूछें। पीर वदाई के आप सब्ज़ी मंडी के अंदर चले जाएं, वहाँ पूछें। आप इस्लामाबाद के किसी ताजर से पूछें, वो इन जो मैम अनम हैं इनके ख़िलाफ़ बात करता है कि जी हमारा ये गिरा दिया, हमारा ये उठा लिया, ये वो। लेकिन पूरे इस्लामाबाद में मुझे एक बंदा नहीं मिला जिसने ये इल्ज़ाम भी लगाया हो कि मैडम पैसे लेती है। ठीक है, मेरे एक बहुत ही अच्छे जानने वाले हैं। मैं क्योंकि रात को हम दोस्त बैठते हैं यहाँ इस्लामाबाद में G8 में, तो यहाँ पे एक शाजी होटल है, तो हम वहाँ बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं। तो वहाँ जो उसके ऑनर हैं साजिद शाह साहब, वो भी कभी कभार हमें अपडेट्स देते हैं शहर की। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि सीढ़ी है, तो वो अक्सर बताते हैं जी आज कुर्सियाँ ले गए हैं, आज ये
उनका तो एक दफ़ा होटल इस बात पे तोड़ दिया गया था कि उनके किसी दूसरे पार्टनर का सीडीए में कोई झगड़ा हो गया था, तो वो आके इनका होटल भी तोड़ गए थे और बिला मुबालगा उन्होंने, उस दिन मैं गया था, रात को बदमाशी तो वो है बंद ना था, इसमें। तो 2 मिलियन से ज़्यादा को तंदूर तोड़ के अंदर जो चीज़ें होटल के अंदर की तोड़ गए, बाहर की तो उठा के जो ले जाते हैं ले जाते। अच्छा, उन्होंने एक दिन हमें कहा जी कि ये एक कोई बहुत अच्छी अफसर आई है, उसने मुझे कहा जी कि मैं 3 दिन बाद आऊँगी, 72 घंटे का टाइम है, Very good. ये चीज़ें अगर मुझे यहाँ नजर आई तो ये मैं ले भी जाऊंगी और मैं तुम्हें ये होटल तुम्हारा सील कर दूंगी। ठीक। कहते हैं मैं तो हमेशा सीडीए में जाता था पैसे लेके कि मेरी जो सीडीए जो जगह आपको लीज पे देती है ना पर स्क्वायर फीट, वो पैसे लेती है उसके, तो हमेशा कहा जाता था कि हमें रिश्वत दें, लीज को छोड़ें। कहते हैं एक दफ़ा मैंने 20 लाख रुपए दिए तो मुझे रसीद जो दी गई 2 लाख रुपए की दी गई, तो मैं लड़ पड़ा, मैंने कहा मेरे पैसे वापस करो, मैं तो सरकार को दूंगा, तुम्हें क्यों दूंगा। वो ज़रा थोड़े इस मामले में थोड़ा स्टैंड लेने वाले, अब बिजनेस कम्युनिटी नॉर्मली स्टैंड नहीं लेती, तो वो स्टैंड लेने वाले बंदों में से, और वो उनसे जो पैसे मांगता है वो सीडीए चले जाते हैं कि ये मेरे से पैसे मांग रहा है। उन्होंने कई दफ़ा बंदे मुअत्तल कराए और इसीलिए वो ज़्यादा अताब में रहते हैं। वो कहते हैं मैडम को, मैंने कहा मैडम आप आई हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं तो ये जगह लीज़ कराना चाहता हूँ, सीडीए लीज़ नहीं करता। उन्होंने कहा आप कल मेरे पास दफ्तर आएँ। कहते हैं मैं गया हूँ, उन्होंने बंदों को बुलाया जी इनकी जगह नापें। वो कहते हैं मेरा केस उन्होंने विद इन नो टाइम अप्रूव करके उन्होंने कहा इतने पैसे सरकारी ख़जाने में जमा कराओ, इस जगह के अलावा तुम्हारी कोई चीज़ पड़ी मैं उस पर तुम्हें जुर्माना भी करूँगी उठा। तो वो बड़ी तारीफ़ करते हैं इनकी। फिर एक और वाक़या मेरे नोटिस में उस वक्त आया जब ये, मैं जितना अरसा हो गया G9 से मैं चीज़ें अपनी वो दालें सब वो लेता हूँ क्योंकि बड़ी अच्छी होती हैं चावल दालें, तो वहाँ पे मैं देखता था कि ट्रकों का सामान बाहर पड़ा होता, ट्रकों का सामान। अच्छा, सुजुकी का नहीं, छोटी मोटी तजावजात नहीं, ट्रकों का सामान ऊपर तरपाल पड़े हुए होते थे और हम तो उसको अब उसका हिस्सा समझते थे उस कारोबार का। एक दिन मैं गया तो वो बिल्कुल खाली था और पार्किंग खुली और मैं गया, मैंने कहा जी एक सामान का, उन्होंने कहा जी वो एक मैडम आई है बड़ी डाडी और बड़ी जालिम है, वो हमारा सामान उठवा दी। तब मैंने कहा जी ये आपकी जगह इसमें रजिस्ट्री में है ये जगह। कहते नहीं नहीं यार साड़ी है ना इतने असी। मैंने उनसे कहा भाई ये ताड़ी नहीं है, ये सरकार दी है ते पार्किंग वास्ते है या पैदल वाले वास्ते, तो तुसी नहीं जी बड़ी जालम है, साढ़े नाल बड़ा जुल्म होया, सामान उठा के लेगी। वहाँ बल्कि ताजर इकट्ठे हो गए कि उनके ऊपर अटैक भी हुआ, पुलिस को भी बुला लिया गया। तो मैं तो एजाज़ ये समझता हूँ ये गंदा काम है तजावज़ात शहर से हटाना, सारा शहर उनके ख़िलाफ़ बात करता है। लेकिन अगर कोई बंदा सबूत देता ना कि उन्होंने किसी से माली में, अच्छा एक और काम जो उनका मुझे बताया गया कि बड़ा अच्छा है, वो क्या था कि सीडीए का अमला ट्रक लेके चला जाता था पूरे शहर में ना, उठाओ जी यहाँ से सामान उठाओ वहाँ से, उन्होंने मना कर दिया। उसने कहा मैं साथ जाऊँगी तो तुम जाओगे सामान उठाओ। ठीक। जो नीचे हमले की ब्लैक में उन्होंने कहा हर बंदे को कहा है कि तुम जाओ तजावज़ात के फ़ोटो बना के मुझे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, ठीक, या अगले दिन आके मुझे बताओ जी ये तजावज़ात हैं। वो मोहतरमा मेरी मालूमात हैं कि खुद जाती हैं, जाके नोटिस देती हैं। अगर कोई लीज़ कराना चाह रहा है सरकारी जगह, उसमें कि कोई मसला नहीं है, लीज़ देखें वो जगह तो लीज़ नहीं हो सकती जहाँ गाड़ी पार्क होती है या जहाँ से लोग, लेकिन उसके अलावा अगर सीडीए की जगह है तो सीडीए की पॉलिसी है। उन्होंने इस मद में करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराएं, लोगों की लीज़ें की हैं, पहली दफ़ा हुई हैं। वरना यही शाह साहब हाई कोर्ट गए हुए थे, वहाँ पे जब हाई कोर्ट में पॉलिसी मांगी गई लीज़ और पूछा गया कि पिछले सालों में कितने पैसे जमा है, तो डीएमए के अमले ने वो जो वकील साहब थे उनके भाई को लीगल एडवाइज़र रख लिया और केस गोल कर दिया। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं आज तक मिस सनम से नहीं मिला, मेरे पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। लेकिन मुझे ये पता है कि शहर में कोई एक बंदा आया जिसने उन तजावज़ात को रिमूव किया है। जो बात आप कर रहे हैं अगर नोटिस के बगैर किया है तो बहुत ज़्यादती की है। मेरा तो यही खास तौर पे घर वालों को तो मेरा ख्याल है घंटों का नहीं हफ्तों का नोटिस मिलना चाहिए। अगर घरों को सीडी, मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तजावज़ात हुई हैं, बल्कि वहाँ क्राइम भी बहुत है। वहाँ जो सैदपुर विलेज है वहाँ पे मंशियात का भी कारोबार हो रहा है, क्योंकि आसिफ हमने तो सिंपल एक बात की ना, लेकिन अगर उन्होंने बगैर नोटिस घर गिराए हैं तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आसिफ ये तो मैं लोगों की मैंने सुना दी, उन लोगों को जरूर कंपनसेट करना चाहिए। आसिफ दूसरी बात आपने देखे ना, आपकी जो बात है मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ज़ाहिर है आप भी शहर में उठते बैठते हैं, मैं भी बहुत अच्छी अफसर होंगी, मैं भी कभी नहीं मिला, ना मेरे दिल में उनके बारे में कोई हेट है, ना कोई जिसे कहें, ना हम उन्हें जानते हैं, ज़ाहिर नहीं जानते। लेकिन यार मुझे ये बताएं, अगर कोई बहुत अच्छी अफसर है क्या उसको इस बात का राइट मिल गया है कि वो जाए और जिसको मर्जी उठा दे? बिल्कुल नहीं। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है डेपुटेशनिस्ट के खिलाफ, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इतने ताकतवर लोग हैं कि सीडीए में एक पूरी लिस्ट है अफसरान की जो डेपुटेशन पे आए हुए हैं,
और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वायलेट हो रहे हैं और उनको अंदाज़ा कोई पूछने वाला नहीं। अंदाज़ा करें। और मैंने अक्सर डेपुटेशनिस्ट देखे हैं कि वो एम बना के आते हैं कि इतने टाइम में इतने पैसे बनाने हैं। और क्योंकि सीडीए ठीक एक है। मनी मेकिंग अदारा है ठीक ना। है, ये तो अगर डेपुटेशनिस्ट निकालने हैं तो बिल्कुल सारे निकालने चाहिए। जी हाँ। आप एक एक बंदे को 4-4 ओहदे बिल्कुल ना दें। मैं F6 में एक कॉफ़ी शॉप पे अक्सर जाया करता था, तो एक दिन मैंने उन्हें कहा यार मैं बाहर बैठना चाह रहा हूँ, आज कुर्सियाँ क्यों? उन्होंने कहा जी कुर्सियाँ यहाँ से सीडीए वाले ले गए। तो मैंने कहा यार आपके तो मुझे पता चला है कि कुछ सेक्रेटरी साहब ऑनर हैं। उन्होंने कहा जी वो आपको ये भी सही पता चला है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि हम कुर्सियाँ बाहर नहीं लगा सकते। उन्होंने कम अज़ कम यहाँ पर एक 5 स्टार 2 5 स्टार होटलों ने भी तजावजात किए हुए, वो देखें पार्किंग के पीछे। हाँ, एजाज तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस लेवल पे तजावजात के खिलाफ काम हो रहा है, किसी जगह गलती जहाँ हुई है उसको दुरुस्त होना हाँ, चाहिए। सही खास तौर पे रेजिडेंशियल लोगों का चाहे वो गलत भी होता है ना, तो उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है। कच्ची बस्ती का भी एक स्टेटस होता है, ह्यूमैनिटेरियन उसमें ह्यूमन एंगल आ जाता है और हमें उन लोगों से बिल्कुल हमदर्दी है जिनको नोटिस नहीं मिला। और अगेन लेकिन हमारा अगर कोई जो बातें मैंने सुनी है, अगेन मैं क्योंकि ये बातें शहर के कुछ लोगों का बता रहा हूँ, कुछ का डिफरेंट ओपिनियन होता है, अगर उनके ऊपर पैसे लेने का इल्ज़ाम नहीं है और तजावजात वो सही हटा रही हैं, आसिफ तो पता है बिलीव क्या? मी, आसिफ मेरी अर्ज बात, पहली बात है वो अगेन पैसे लेने का इल्ज़ाम हम इस जगह पे बैठ के नहीं लगाते। नहीं एजाज हमें एक मिनट पता सुन चलता लीजिए, रहता है ना, सुन लीजिए, पता हम चलता है इधर शहर से में। बैठ के कभी पैसे लेने का इल्ज़ाम किसी पे लगाते नहीं है अनटिल और अनलेस कोई बंदा कोई कंप्लेंट करे। और हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए किसी भी बंदे के ऊपर पैसे लेने या उसके ईमानदार होने का या बेईमान होने का इल्ज़ाम आप लगाते एजाज हैं। जो बात कर ठीक रहे हैं है? ना, आप पर्सनल लोगों की बात कर रहे हैं कि उसमें हमें वाकई हम मुतात होते हम हैं, मुतात। किसी के खिलाफ हम जी। CDA का के मामलात कैसे हैं, पूरा शहर इस पे बात Agree, करता है ना, agree, अमूमी बात होती agree, है। agree। फिर जो DMA है स्पेशली, इसको तो पैसों की कान समझा जाता है, इसमें से तो पैसों जो है ना डोलों में आसिफ निकाले जाते हैं। DMA से ज़्यादा मैं चूँकि किसी ज़माने में CDA ये जो डायरेक्टर लैंड है ना, सबसे बड़ा पैसे लैंड्स में है वहाँ पर। जी लैंड्स में है, लेकिन सबसे एजाज, बड़े अब आपको पता है ना कि एक एक रेडी से भत्ता वसूल होता है और वो ऊपर तक जाता है। आसिफ मैं आपको ठीक एक है। बात बताऊं, वैसे आप थोड़ी सी एक कभी भी इस लेवल के अफसर रेडियो से पैसे नहीं लेंगे। नहीं एजाज, मैं एक जब बात कर रहा हूँ, जो मैं किसी अफसर पे पैसे इल्ज़ाम नहीं- लेते हैं ना एजाज, मैं आपको आसिफ बताऊं मेरी सुन इसी लीजिए। ओहदे पे पहले दो- बहुत सारे अफसर रहे हैं जिन्होंने एरिया इंस्पेक्टर्स को टारगेट दिए होते थे कि मुझे इतने देने वो हैं। लेवल होता है ना आसिफ। जी। आसिफ इस पे ना दो बातें ये है कि एक तो ये है कि ये लोगों के घरों में जा रही है या लोगों के कारोबारों पे जा रही है, नोटिस ज़रूर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं, काम अपना करें, लेकिन लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। अब ये जो बच्चे हैं ये जो क्या बता रहे हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं और कोई नोटिस नहीं है। अगर ये कर रही हैं तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, तो कम से कम घरों के, हालांकि ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि नाजायज तजावजात पे नोटिस नहीं दिया जाता, नहीं, लेकिन वो लेकिन human- घर वाले लोग जो होते हैं, इवन कच्ची बस्ती भी कोई होती है उसका एक स्टेटस होता है, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे नोटिस होना चाहिए। और जो काम अगर ये सही कर रही हैं तो उसके लिए इन्हें मुख्तस किया जाए, इजाफी ओहदे भले इनके पास ना हो, लेकिन तजावजात का काम ये सही तरह से जो कर रही हैं अगर शहर के अंदर, वो जारी रहना चाहिए। आज ना मैं सुबह से बड़ा उदास हूँ। आप सुबह से उदास हैं? जी, इसलिए मैं उदास हूँ आसिफ कि सुबह उठते हैं ना, तो आज भी जो अखबार पेपर बैक कापी है ना, उसका जो मज़ा है ना वो मैं आज भी लेता हूँ। मेरे घर में आज भी अखबार आता है, आल के अब इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं। तो वो एडिटोरियल पेज खोला ना, तो कॉलम सबके छपे हुए थे, एडिटोरियल गायब था। अच्छा, इदारिया, ठीक है। अखबार जो है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर होता है ना। एक होते हैं न्यूज़, फ्रंट पेज, बैक पेज पे, अंदर के पेजेस पे खबरें होती हैं, फिर इश्तिहारात होते हैं, फिर हमारे व्यूअर्स जानते हैं। हाँ जी, नहीं, लेकिन मैं इदारिया वो बात होती है जो इदारे की एक पॉलिसी होती है। नॉर्मली इसका मुखातिब हुकूमतें ही होती हैं। जी, कभी कभार मफाद आमा में लोगों को भी कुछ एजुकेशन माशरा भी मुखातिब होता जी, है। लेकिन तो मेजॉरिटी न्यूज़- इसमें सरकार को ही मुखातिब किया जाता है। न्यूज़ होते हैं, ऐड होते हैं और व्यूज़ होते हैं, और व्यूज़ में लीड करता है अदारिया। तो आज अदारिया गायब था, तो मैं बड़ा हैरान था और मुझे याद आ गया कि आपको पता है कि जंजीउल्लाह के दौर में जब सेंसरशिप अपने अरूज पे थी तो अखबार शाया होने लग पड़े बग़ैर ख़बरों के, यानी कि जो ख़बरें उस निकलवाई जाती थी तो कॉपी उसके देख ऊपर- के कि ये नहीं छपेगी। जी हाँ, तो उस वक्त उन ख़बरों को निकाल दिया जाता था और उनकी जगह खाली जगह जो आ बतौर एहतजाज छोड़ दी जाती थी कि अब इस 11th आवर में हम इसमें क्या इसमें जी डालें। हाँ, तो मुझे जल जा साहब का ज़माना याद आ गया। फिर मैंने
चेक चुक करने की कोशिश की, कुछ इधर उधर टेलीफोन कॉल्स मिलाई, तो मुझे जो बताया गया, अब ज़ाहिर है मुझे ये जो पता चला है, अब बज़ाहिर जो वजह बताई गई है, उन्होंने कहा कि जी हमने तो बाकायदा सर्वे किए हैं और सर्वे जो हमने किए हैं उनमें एडिटोरियल की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, तो हम जो ट्रेंड्स दुनिया के चल रहे हैं अखबारात के हवाले से, उनके मुताबिक हमने फिर एडिटोरियल ख़त्म कर दिया। और भी वजूहात हैं, अब और कौन सी वजूहात हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताया गया कि जी हमने सर्वेस करके देखा कि एडिटोरियल नहीं चल रहा, तो हमने एडिटोरियल को बंद कर दिया। अब होता ही है कि एडिटोरियल, जिस तरह कि आपने बताया और बिल्कुल राइटली दुरुस्त बताया, कि एडिटोरियल अखबार की पॉलिसी होती थी किसी एक इशू पे, कौमी इशू के ऊपर, और उस अखबार की पॉलिसी वो अखबार स्टैंड लेता था। अमेरिका में आज भी लेता है, वाशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल आज भी है। मुझे किसी ने कहा था न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल बंद हो गया, मैंने चेक किया, नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल है, न्यूयॉर्कर का, बहुत सारे अखबारात के, पूरी दुनिया, गार्जियन, बरतानिया के अखबारात सबके हैं। कुछ हैं अखबार जिन्होंने एडिटोरियल अपने बंद किए, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम एक सेंसरशिप की भी बात करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं, इसमें एडिटोरियल का चला जाना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। और इसकी एक तो आज के फौरी वजूहात, तो आज का एक एनवायरनमेंट भी है, और ये काम आसिफ आपको पता है अखबारात डाइंग इंडस्ट्री हो गई है, लोग अखबारों से, नौकरियां अखबारों में ख़त्म हो रही हैं। 2014 में अमेरिका में ये कहा गया था कि 2016 तक अमेरिका में पेपर बैग कापी छपनी बंद हो जाएगी। ये मैं 2014 में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं अमेरिका में था, तो वहाँ पर हमें एक ब्रीफिंग दी गई थी कि जिस तरीके से डिजिटल इनकलाब आया है, उस एतबार से पेपर बैग कापी, और लाखों लोगों की नौकरियाँ गई अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन पेपर बैग कापी अभी भी शाया हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन शाया हो रही है। अब ज़रा डिजिटल वर्ल्ड में आ गई है, इंटरनेट की सूरत में आ गई है, लेकिन एजाज़ एक फ़र्क हुआ है, ना होने के बराबर अब अखबार की हार्ड कापी पड़ी जा रही है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मैं एक दिन कॉलेज रोड पे अलस सुबह मौजूद था कि किसी एक नाश्ते के लिए हमने जाना था, तो मैं थोड़ा अर्ली चला गया था, तो मैंने कहा चलें इस दौरान अखबारात क्यों ना ख़रीद के पढ़े जाऊँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मैंने काफ़ी देर के बाद एक बाइक वाले को देखा, उस पर अखबार थे, मैंने उसे रोका तो वो मुझसे काफ़ी आगे जाके रुका। खैर मैं जब उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि अखबार है भाई, अखबार चाहिए, तो वो मुस्कुरा दिया, कहता है मैंने समझा आप मेरे से रास्ता पूछेंगे क्योंकि अब अखबार तो ख़रीदता कोई नहीं। तो मैंने कहा ये आपके पास जो अखबार हैं ये आप कहाँ देने जाते हैं, क्या कौन? उन्होंने कहा जी अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब मैं अखबारों के नाम नहीं लेता, ज़रा मुनासिब नहीं है क्योंकि हम खुद एक इदारे में हैं, बाज़ इदारे। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि मैं किसी ज़माने में सिर्फ जंग अखबार की 466 कापियाँ जो है ना वो बेचा करता था, दिया करता था घरों के अंदर, ठीक, और जो मैं खड़े होके फिर बेचता था, यानी कि सुबह सुबह मैं अपनी वो दे के फिर मैं आ जाता था लाकर। और मैं आपको बता रहा हूँ DAV कॉलेज रोड पे 8 से 9 स्टॉल्स होते थे, जिनमें से 3 परमानेंट दुकानें थी जो रात तक खुली होती थी। ठीक, तो वहाँ पे एक अखबार मेला लगा होता था और लोग कोई वहाँ पे लेके पढ़ रहे हैं, कोई खड़े होके पढ़ रहे होते थे। आपको याद होगा, ये सीन हमने देखे हैं। उन्होंने कहा जी कि अब मैं सिर्फ 12 कापियाँ दे रहा हूँ। अच्छा, 12 कापियाँ दे रहा हूँ। एक और अखबार का मैंने नाम लिया, वो उन्होंने कहा ये मेरे पास नहीं है, ये ख़रीदता ही कोई नहीं। अच्छा, फिर मुझे एक और अखबार उन्होंने बताया ये है। मैंने 2-3 अखबार उनसे लिए। तो मैंने कहा ये जो 12 कापियाँ आप देते हैं कहाँ देते हैं? उन्होंने कहा जी इसमें से कोई 6 तो मैं सरकारी दफ्तरों में फेंकता हूँ और बाकी जो 6 कापियाँ ये प्रॉपर्टी के दफ्तरों में मैं देता हूँ। आज भी जो सबसे बड़ी खबर अमेरिका में आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आती है, वाशिंगटन पोस्ट में आती है। क्यों? उसकी वजह तहकीकाती काम के लिए उन्होंने बड़ा रखे हुए हैं लोग। तहकीकाती काम हो रहा है। दूसरी बात है कि प्रिंट कापी उनकी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अखबार है दी हिंदू, बल्कि कहा जाता है कि दी हिंदू उन अखबारात में शामिल है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं सर्कुलेशन के अतबार से। बात स्पीगल मैगज़ीन है जर्मनी का। इसी तरह कमिंग बैक, ये जो अखबार छापते हैं ये बिजनेसमैन होते हैं, इनका एक बिज़नेस भी होता है। और बिज़नेस में अब आप देखें कि बिज़नेस को ख़त्म कैसे किया जाता है। खान साहब ने, और हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, टीवी पे मुझे उनकी वो बात भूलती नहीं, कहा करते थे जी अखबार तो बंद हो गया जी, बंद हो गया, और टीवी पे लाइव चला करता था ये
यानी कि एक इंडस्ट्री जो है उसका डाई डाउन होना वो स्लो हो सकता था पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, वो स्लो नहीं, वो फास्ट पेस लेकिन किया। हमने कोई ऐसी खबर नहीं छापनी बंद कर दी ना जो अगले दिन नाज़रीन की दिलचस्पी ले सके। आज भी जी, तो क्योंकि अब हमने तो टीवी पे चली हुई खबरें और उन पे तब से तरजीह रात को सुनने के बाद अगले दिन लोग वही खबर नहीं पढ़ना चाहते अखबार में, और कुछ और अवामिल भी रहे नहीं, हैं। कॉलम जो है आप देखें ना कि कॉलम छपा करते थे या अभी भी छपते हैं। आपका भी कॉलम एजाज छपा करता था, मुझे बिल्कुल, याद है मैं जब- रेगुलर लिखा करता था। अभी 1 साल हो गए, मैं 1.5 साल हो गया मैं नहीं लिख पा रहा, और उसकी एक बुनियादी वजह भी है कि जब आप हमें एंड पे कह दिया गया था कि जी आप ना 1000 वर्ड्स 800 वर्ड्स लिखें, 800 से 1000 वर्ड्स। अब हम लिखते होते थे 1500 वर्ड्स कम अज़ कम, 500 वर्ड्स कम हो गए, फिर 800 1000 हो गए, फिर 800 हो गए। तो और फिर जो लिख रहे हैं वो पूरा का पूरा उस तरह से शाया भी नहीं हो रहा, यानी कि उस पर भी जो हमारा एडिटोरियल का सरबराह है वो देखता है कि यार कोई ऐसी बात ना छप जाए जिस पे ताकतवर हल्के नाराज़ हो जाए। एक पूरा चैलेंज है। यानी कि मैं तो कहता होता था कि ये अब अखबारों के एडिटोरियल पेजेस पे जादू हो गया, यानी कि लिखते कुछ है छपता कुछ है। और अभी भी जो लिख रहे हैं वो बड़ी यानी कि स्पेस बना रहे हैं, यानी कि आप ये कहें ना कि ओपन स्पेस है कि आप खुलकर अपनी बात कहें, तो वो भी नहीं है। यानी कि बड़ा बच बचा के लिखना पड़ता है कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। और यहाँ पे बड़े पावरफुल लोग हैं जो कि अखबारों की वो बंद हो। खैर हमने बड़ी लंबी बात कर ली आसिफ इस मौजू के ऊपर, लेकिन एक इरा है अखबारों का। बिल्कुल ठीक। बहरहाल ये आज अखबारी सनत के लिए एक अहम दिन है, बड़ा दिन है। इसको फॉलो कि करेंगे, आज, बाकी चैनल्स सबसे भी। बड़े अखबार का जंग अखबार का एडिटोरियल नहीं शाया। अब देखें ना, अखबार की पॉलिसी होती है ना, अब लोगों इसका मतलब ये है कि अखबार अपनी पॉलिसी देने से भी गुरेज कर रहे हैं। मिनट मिनट बदलती सूरत हाल है, मिनट मिनट में सूरत हाल बदल जाती है, तो पता नहीं क्या हो जाए। खैर, तो एजाज मैं भी आपके इस गम में फिर आपके साथ शरीक हूँ। तो एजाज आज तो यही था ना? आज तो यही था। नाजरीन, प्रोग्राम के बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपकी कोई राय है तो वो भी दीजिए, और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।